क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो पार्ट नंबर 2 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 में हम जानेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, यानी कि इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो एक शब्द जो है ना, ये फॉरेन पॉलिसी, इसका मीनिंग क्या एक्चुअल में होता क्या है, ये मतलब क्या दिखाती है आपका ये। तो बेसिकली होता ये है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन, एक देश के जो होते हैं ना विदेश नीति जो होती है, एक देश की विदेश नीति वो रिफ्लेक्ट करती क्या, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स, उस कंट्री के रिश्ते कैसे, इंटरनली वो कंट्री कैसी है, ठीक है ना, उस कंट्री के अंदर क्या क्या चल रहा है और उस कंट्री के बाहर रिश्ते कैसे हैं। जैसे इंडिया की बात कर लो, इंडिया इंटरनली कैसा है और एक्सटर्नली कैसा है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, आपका इस चैप्टर में करेंगे हम लोग। देयरफॉर द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो हमारे आइडिया, अब जो हमारे आइडियल्स थे, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में लोग थे, उनके स्ट्रगल शो करती है कि हम लोग किस चीज़ में बिलीव करते हैं। भारत ने कभी किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे, बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपका अभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं शुरू इस चैप्टर में। तो सबसे एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, वो बनता है कि भारत की जो पॉलिसी थी, जो आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, उस फॉरेन पॉलिसी में नेहरू का क्या रोल था। ठीक है ना, और उनके उनके रोल के मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको। तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। ये क्वेश्चन यार 1 मार्क्स में आपको नजर आएगा आपके प्री बोर्ड में या आपके बोर्ड में। सो यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सॉवरेनिटी। ठीक है ना, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। उसका ऑब्जेक्टिव का पहला ये ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इतनी मुश्किल से, इतनी जो कठिन परिश्रम के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली है, जो हमको मिली है संप्रभुता, उसको प्रिजर्व रखना, यानी कि बरकरार रखनी अपने देश की क्या, इंडिपेंडेंस, पहला उनका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि भारत की एकता कायम रखना। इंडिपेंडेंस के बाद ही बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि ना जाएंगे हम लोग, पाकिस्तान में ना जाएंगे, नहीं हम लोग तो एक अपना सेपरेट स्टेट बनाएंगे। तो उस चीज़ों को हटा के सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपोर्ट लेके जिस तरीके से इंडिया की यूनिटी को बरकरार किया था, वो एक मोटिव था, वो एक ऑब्जेक्टिव था किसका, नेहरू का, हमारी फॉरेन पॉलिसी में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि भारत में प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या प्रमोट करना, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, सो ये जो है आपका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ हम अगर आगे चलते हैं तो आगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो क्या है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के 2 सबसे बड़े एम, या यू कैन से इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है ना, 2 सबसे बड़े एम और 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्टिव क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स। यहाँ पे 2 कैंप्स का मतलब पता आपको क्या है, इस 2 कैंप्स का मतलब है यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, सो इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय यूएस एंड सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि भारत को जो था, भारत ने हमेशा खुद को दूर रखा। किससे दूर रखा, भारत ने हमेशा दूर रखा खुद को यूएसए और यूएसएसआर से। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। भारत ने नैम को अपनाया था, आप सभी जानते हैं, भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो किया था आपका ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफिकल्टी यहाँ पे ये आती है, डिफिकल्टी यहाँ पे ये आती है कि भारत के लिए कभी कभार बड़ा ही मुश्किल था बैलेंस करना। बैलेंस मतलब कि हालांकि भारत ने ना ज्वाइन किया यूएस और भारत ने ना ज्वाइन किया यूएसएसआर को, लेकिन भारत ने बहुत बार इनडायरेक्टली यूएसएसआर को सपोर्ट किया था। कैसे, ये प्रूव करने का तो होता क्या होता है यहाँ पे ये है कि जब 1956 में ब्रिटेन अटैक करता है, किसको, इजिप्ट पे अटैक करता है, स्विस कनाल के इशू के ऊपर ब्रिटेन जो है जब इजिप्ट पे अटैक करता है, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में पूरे हंगामा काटता है, पूरे जो है वो लेड करता है, एक प्रोटेस्ट बनाता है भारत। क्यों, ब्रिटेन ने हमला किया है, ब्रिटेन और यूएस दोस्त थे।
ठीक है ना, ब्रिटेन यूएस दोस्त एक तरीके से, तो भारत ने हंगामा कर दे। लेकिन 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 जब उसी साल यूएसएसआर ने हंगरी पर यूएसआर ने हंगरी पर इन्वेट किया, तो भारत ने इस पे चुप्पी साध ली। भारत बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि जहाँ पे भारत को बोलना चाहिए था, भारत बहुत बार वहाँ चुप रहा, तो ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। डिस्पाइट सच सिचुएशन बाय द लार्ज इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इशूज। इसके बावजूद भी भारत ने बहुत सी जगहों पे, बहुत से टॉपिक्स पे भारत ने जो है अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है, एंड कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। भारत जो है इन दोनों को बहुत बार जो है वो काफ़ी बार बैलेंस भी जो है वो कर पाता था आपका ये। While India was trying to convince the other developing countries about the policy of NAM, भारत जब दूसरी कंट्रीज को करवा रहा था कि भाई तुम ना जाओ अमेरिका में, ना जाओ यूएसआर में, तुम अपनी जो है वो नैम को फॉलो करो, उसी दौरान पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन कर लिया था। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड द पॉलिसी ऑफ नैम। अमेरिका भारत की इस पॉलिसी से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ पे ये था, हमारा फर्स्ट पॉलिसी थी, या यू कैन से फर्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव था। क्या नाम था इसका नाम था डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। नेक्स्ट, एफ्रो एशियन यूनिटी। एफ्रो मतलब अफ्रीकन, एशियन मीन्स की एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत का फोकस था कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो हमारे एशियन कंट्रीज जो अंग्रेज़ों के चंगुल से अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही आज़ाद हुए हैं, उनके साथ में एकता को बढ़ावा देना। यानी कि नेहरू एम्फसाइज्ड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। भारत ने काफ़ी तगड़ा रोल प्ले किया था। हिज इरा वाज मार्क्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशियन अफ्रीका। भारत ने जिन कंट्रीज़ को एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंस मिल रही थी, उन कंट्रीज़ के साथ भारत ने काफ़ी अपने रिश्तों को मजबूत करना स्टार्ट किया। Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of unity. इस पूरे 15-20 सालों के जो अंतराल में नेहरू एक बहुत बड़ा नाम था एशियन यूनिटी को स्टैब्लिश करने में। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया कन्वेन्ड द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। ध्यान रहे, अगर 1 मार्क से पूछेंगे एशियन कोई थी कब फोन पे, तो क्या बोलोगे, मार्च 1947 में। 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वाले से 5 महीने पहले भारत ने ये कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया था, उस पर करवाया, पार्टिसिपेट किया था आपका ये, ठीक है। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशियन सिटी ऑफ बांडुंग इन 1955। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। मार्क द जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। समझे मतलब क्या है इसका? मतलब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस थी, इसने साफ साफ शो किया था कि भारत किस तरीके से न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्री के साथ में अपने रिश्तों को बढ़ावा देना चाहता है। द बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम। यही कॉन्फ्रेंस आगे चल के नैम की नींव बताती है आपको। ये फर्स्ट समिट आप सभी जानते हैं कब हुआ था, बेलग्रेड में 1961 में। नेहरू इसके को फाउंडर थे, और 4 जो अदर फाउंडर्स हैं उनके नाम आप कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का ये दूसरा पार्ट था। बिल्कुल शॉर्ट पार्ट्स कर रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है, दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को करने वाले हैं। आई होप आपको इस समझ में आ गया हो। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट पार्ट में।